न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। किसानों को समर्पित रही नए साल की पहली कैबिनेट। फसल बीमा योजना का आवंटन बढ़कर हुआ 69,515 करोड़ रुपए। दावों का जल्द हो सकेगा निपटारा। किसानों को 1,350 रुपए में मिलती रहेगी डीएपी की बोरी। भाजपा ने दिलाए आम आदमी पार्टी को 10 वादे याद। कहा गिरगिट की तरह रंग बदलती है दिल्ली प्रदेश सरकार। केजरीवाल ने लिखी आरएसएस को चिट्ठी। भाजपा का पलटवार। अरविंद छोड़ दें झूठ का दामन। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड से जहरीले कचड़े को हटाने का काम शुरू। 337 मीट्रिक टन जहरीले कचड़े को हवा रहित लगभग 30 कंटेनरों में लोड कर पीथमपुर किया गया रवाना। पीथमपुर में कचड़े को किया जाएगा नष्ट। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड की समीक्षा बैठक की। कहा देश में सभी पीएसीएस को ऑर्गेनिक मिशन से जोड़कर ऑर्गेनिक उत्पादों को देना चाहिए बढ़ावा। ऑर्गेनिक उत्पादों के स्रोत और उत्पादों की शुद्धता पर दिया विशेष जोर। – 2024 जीएसटी कलेक्शन के लिहाज से रहा अच्छा। दिसंबर महीने के संग्रह में पिछले साल के मुकाबले दिखा 7.3% का उछाल। 1,77,000 करोड़ रुपए रहा कलेक्शन का आंकड़ा। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। मशहूर गायक दिलजीत दोसांझ ने पीएम आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोसांझ ने पीएम मोदी से मुलाकात के वीडियो को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर साझा किया है। हिंदुस्तान के गांव का एक लड़का जब दुनिया में नाम रोशन करता है वैसा लगता है। आपके परिवार ने नाम दिलजीत रखा तो आप जीतते ही जाते हो लोगों को। हम पढ़ते थे कि मेरा भारत महान। जब मैं भारत घूमा ना जी पूरा, तो मेरे को पता चला ये क्यों कहते हैं मेरा भारत महान। सचमुच में भारत की विशालता एक अपना शक्ति है। हाँ जी सर। हम लोग एक वाइब्रेंट सोसाइटी है। भारत में सबसे बड़ा कोई जादू जिसको कह लो तो वो योग है। जिसने योगा को अनुभव किया वो उसकी ताकत जानता है। हाँ जी सर। मैंने आपका इंटरव्यू देखा था सर अभी हाल ही में। हमारे लिए आप प्रधानमंत्री एक बहुत बड़ा पद है, तो हम शायद एक जो उसके पीछे एक माँ और बेटा और इंसान है वो कई बार वो हो जाता है, क्योंकि एक औहदा बहुत बड़ा है। जब आप अपने माँ को लेके और गंगा मैया को लेके वो दिल भरा वो टच होता था। एक्चुअली ये दिल से बात निकली है तभी दिल तक गई। वो कहंदे कित्थे है तेरा रब दिसदा ही नहीं। मैं कहा अखां बंद कर ध्यान तर महसूस कर। गुरु नानक ता अंग संग है, तू ही बस गैर हाजिर है। गुरु नानक गुरु नानक गुरु नानक। हिंदुस्तान के गांव का एक लड़का जब दुनिया में नाम रोशन करता है वैसा लगता है। आपके परिवार ने नाम दिलजीत रखा तो आप जीतते ही जाते हो लोगों को। हम पढ़ते थे कि मेरा भारत महान। जब मैं भारत घूमा ना जी पूरा, तो मेरे को पता चला ये क्यों कहते हैं मेरा भारत महान। सचमुच में भारत की विशालता एक अपना शक्ति है। हाँ जी सर। हम लोग एक वाइब्रेंट सोसाइटी है। भारत में सबसे बड़ा कोई जादू जिसको कह लो तो वो योग है। जिसने योगा को अनुभव किया वो उसकी ताकत जानता है। हाँ जी। मैंने आपका इंटरव्यू देखा था सर अभी हाल ही में। हमारे लिए आप प्रधानमंत्री एक बहुत बड़ा पद है, तो हम शायद एक जो उसके पीछे एक माँ और बेटा और इंसान है वो कई बार वो हो जाता है, क्योंकि एक औहदा बहुत बड़ा है। जब आप अपने माँ को लेके और गंगा मैया को लेके वो दिल भरा वो टच होता था। एक्चुअली ये दिल से बात निकली है तभी दिल तक गई।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਧਿਆਨ ਧਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ ਤੂੰ ਹੀ ਬਸ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ नानक गुरु नानक। और आइए अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है भोपाल गैस कांड को लेकर। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड से 337 मीट्रिक टन जहरीले कचड़े को हवा रहित 12 कंटेनरों में लोड कर पीतमपुर रवाना किया गया है। इस जहरीले कचड़े को ग्रीन कॉरिडोर बनाकर भोपाल से पीतमपुर ले जाया जा रहा है। पीतमपुर में इस कचड़े को नष्ट करने का काम किया जाएगा। जबलपुर हाईकोर्ट की ओर से 1 महीने के भीतर भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में रखे जहरीले कचड़े को हटाने के आदेश के बाद ये कार्रवाई की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, ये कचड़े को हवा रहित कंटेनरों में पीतमपुर के लिए रवाना कर दिया गया है और 30 कंटेनर हैं जिनमें लोड कर इस जहरीले कचड़े को पीतमपुर भेजा गया है। ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है खासकर इस कचड़े को पीतमपुर ले जाने के लिए। जहरीला कचड़ा है, इसको पीतमपुर पहुंचाया जाएगा। तो पीतमपुर में जहरीले कचड़े को नष्ट किया जाएगा और ये पीतमपुर जो है वो इंदौर के करीब है। इंदौर के पीतमपुर में इस कचड़े को नष्ट किया जाएगा। इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है भोपाल गैस कांड को लेकर के। वहाँ पर जो जहरीला कचड़ा वहाँ पर पड़ा हुआ था उसको वहाँ से ले जाया गया है। पीतमपुर है इंदौर के पास, वहाँ पर इसको ले जाया गया है और हवाबंद कंटेनरों में इसको ले जाया गया है। इसके लिए एक ग्रीन कॉरिडोर वहाँ पर बनाया गया है इस कचड़े को पीतमपुर पहुंचाने के लिए। और ये जहरीला कचड़ा है जिसको पीतमपुर में ले जाकर वहां पर नष्ट किया जाएगा। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है। आदित्य श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। आदित्य, बताइए क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, रास्ते में है, आधा रास्ता करीब पार कर लिया है और जो 40 साल पहले एक बड़ी त्रासदी भोपाल ने झेली थी और जब से डर 40 साल से जो एक डर भोपाल के लोगों को था कि उस यूनियन कार्बाइड में जो जहरीला कचरा है वो उसके वहाँ होने की वजह से कई पीढ़ियाँ और इसका दर्द झेल सकती हैं, वो डर अब कहीं ना कहीं 2025 की शुरुआत में एक खत्म हुआ है। एक बड़ी राहत की सांस भोपाल के लोगों ने ली है। 337 मीट्रिक टन कचरा जो है वो 12 कंटेनरों में ले जाया जा रहा है और एक कंटेनर में 30 मीट्रिक टन के लगभग जो कचरा है वो रखा गया है। और रविवार से अगर देखें तो इसको कंटेनर्स में रखने की प्रक्रिया शुरू हुई थी और बहुत सतर्कता के साथ इसको रखा गया। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की यूनिट है, केंद्रीय पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो चाहे राज्य का पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो, वो सब इसकी निगरानी कर रहे थे। एक पूरा प्रोटोकॉल इसके पीछे बनाया गया था और उस प्रोटोकॉल के तहत ही इस पूरे कचरे को पहले तो पैक किया गया एक हवा रहित कंटेनर में ताकि वो उस पर हवा तक नहीं लगे। एयर टाइट पूरा एक कंटेनर है और आप जो विजुअल्स में देख पा रहे हैं ना, ये आगे इसके पुलिस चल रही है, पूरा एक रेस्क्यू टीम जो है वो भी साथ में है, क्विक रिस्पॉन्स टीम साथ में है, एम्बुलेंस साथ में है और एक पूरा ग्रीन कॉरिडोर जो है वो भोपाल से लेकर यूनियन कार्बाइड से लेकर पीतमपुर, धार जिले का जो पीतमपुर है जो इंदौर के बेहद करीब है, वहां पर इसको ले जाया जा रहा है। राम की कंपनी है जो मध्य प्रदेश की एकमात्र कंपनी है जहां पर औद्योगिक क्षेत्र का जो जहरीला कचरा होता है उसको नष्ट करने का काम उस राम की कंपनी में किया जाता है। इस बात को हमें समझना होगा कि उच्च न्यायालय, जबलपुर उच्च न्यायालय ने जो है एक निर्णय किया था, एक फैसला दिया था, एक आदेश दिया था, वो ये था कि 1 महीने के भीतर जो है इस कचरे को डिस्पोज ऑफ करना है, उसकी पूरी कार्रवाई की जाए। लिहाजा 6 तारीख या 7 तारीख तक का वो समय था, उसके पहले ही ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। और ये जब ये कंटेनर से ये पूरा कचरा जब वहाँ पीतमपुर ले जाया जाएगा तो ऐसे ही इसको नष्ट नहीं कर दिया जाएगा। पूरा एक प्रोटोकॉल जो SOP बनी हुई है उसको ध्यान में रख के नष्ट किया जाएगा। और कुछ लोगों को पीतमपुर में इसका विरोध भी कुछ लोग कर रहे थे, लेकिन उनको यही कहा जा रहा है कि चूंकि इससे पहले भी 10 मीट्रिक टन कचरा जो है वो पीतमपुर में इसी जगह पर नष्ट किया भी जा चुका है, उसका कोई दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिला है।
लिहाजा इसको इसको जब नष्ट करने की पूरी प्रक्रिया होगी CS जोशी, तो वो बहुत सावधानी पूर्वक, बहुत सतर्कता के साथ की जाएगी। एकदम से पूरा कचरा भी नष्ट नहीं किया जाएगा, समय के साथ धीरे धीरे इसको नष्ट किया जाएगा। पूरी जो एक पूरा SOP जो बनाई गई है उसके मुताबिक नष्ट किया जाएगा। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि 40 साल जिस भोपाल ने इस बोझ को झेला था, आज 2025 की शुरुआत होते होते वो बोझ आज भोपाल के ऊपर से कहीं ना कहीं उतर गया है। आदित्य, यही मेरे दिमाग में यही सवाल आ रहा था कि 40 साल बीत चुके हैं, आप भोपाल में रहते हैं, मध्य प्रदेश को कवर करते रहते हैं, आपसे हम जानना चाहेंगे इतना वक्त क्यों लग गया इसमें? देखिए, वक्त इसलिए भी लग गया क्योंकि गैस पीड़ित संगठन तो लगातार इस पर प्रयास कर ही रहे थे, और इसकी ऐसा नहीं है कि एक दिन में ये पूरी प्रक्रिया हुई है, कई सालों से हो रही थी। लेकिन इससे पहले जिसे कहें कि राजनीतिक शक्तियां भी एक बहुत बड़ा एक कारण सामने आ रही थी। केंद्र की अगर देखा जाए तो जब ये पूरा हादसा हुआ उस वक्त केंद्र में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, और उसके बाद मध्य प्रदेश में भी देखें तो उस हादसे के बाद कांग्रेस की सरकार लंबे समय तक रही। लेकिन फिर पिछले अगर 10, 15, 17 सालों की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में जब से सरकार बदली है, प्रक्रियाएं लगातार हुई हैं। लेकिन इस प्रक्रिया को लेकर इससे पहले भी एक कंपनी थी, जर्मनी की एक कंपनी थी, उस जर्मनी की कंपनी ने इस कचरे को उठाने को लेकर एक प्रस्ताव भी रखा था शिवराज सरकार के सामने, जो इससे पहले रही है। तो उस सरकार के दौरान जो पैसा जो वो कंपनी मांग रही थी, उसको लेकर जो सरकार और उस कंपनी के बीच में जो तालमेल था वो नहीं बैठ पा रहा था। लिहाजा फिर दोबारा इसकी प्रक्रिया की गई, और दोबारा जब इसकी प्रक्रिया की गई तो ये राम की कंपनी निकल कर सामने आई। हालांकि ये जरूर कह सकते हैं कि जब अगर ये कई साल पहले ही अगर ये डिस्पोज ऑफ हो जाता तो जितना खर्चा शायद अभी इसको डिस्पोज ऑफ करने में आ रहा है उससे आधे से कम खर्चा और आता। लेकिन जब गैस पीड़ित संगठन भी लगातार इसकी मांग कर रहे थे तो कोर्ट का रास्ता उन्होंने अपनाया, और कोर्ट की तरफ से भी ये आदेश दिए गए कि एक महीने के अंदर जो है आपको उसको डिस्पोज ऑफ करना ही होगा। लिहाजा जब हम कह सकते हैं कि इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका जो है वो अदालत की भी रही है भोपाल गैस पीड़ितों की इस मांग को मनवाने में। अब ये उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत जल्दी जब ये कचरा पूरी तरीके से डिस्पोज ऑफ हो जाएगा तो इसका दंश भले कई पीढ़ियां झेल रही हो, लेकिन एक सबूत भी, एक तरीके से ये डर भी जो है वो भी कहीं ना कहीं खत्म होगा। बिल्कुल आदित्य, जिस तरह से आपने कहा कि डर भी खत्म हो जाएगा, तो भोपाल वालों के लिए कितनी बड़ी राहत की खबर है? देखिए, तीसरी और चौथी पीढ़ी है भोपाल गैस पीड़ितों की जो इसका दंश झेल रही है। हमने अभी भी देखा है कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मानसिक तौर पर ठीक नहीं है, कुछ अपंग बच्चे हैं, कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी अगर हम गैस पीड़ित जब उस फैक्ट्री के सामने से निकलते हैं, जब वो जो तस्वीरें जो हम आप दिखा भी रहे हैं दर्शकों को, रूह कांप जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और जिस पीढ़ी ने उसको देखा है, दंश झेला है, वो जानती है वो 2 और 3 दिसंबर की दरमियानी रात किस तरीके से थी। और जब लगातार खबरें आती रहीं, अखबार रिपोर्ट करते रहे, टीवी की रिपोर्ट्स होती रहीं कि वहाँ का जो पानी है वो प्रदूषित हो रहा है, उसकी वजह से जो है उसके आसपास की जो बस्तियां हैं, उसके आसपास की बस्तियों में रहने वाले लोगों के जीवन पर उसका असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। लोगों को कई गंभीर बीमारियां हो रही हैं। जब इस तरीके की रिपोर्ट्स भी सामने आती थी तो इससे केवल उसके आसपास की बस्तियों के लोग ही नहीं, पूरा भोपाल सहम जाता था, और पूरा भोपाल डर जाता था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका असर हमारे ऊपर आने वाले समय में कब तक बना रहेगा। लिहाजा अब वो सवाल खत्म हो जाएगा, हम ये कह सकते हैं। हालांकि अभी भी कुछ गैस पीड़ित संगठनों का ये कहना है CS जोशी की अभी भी कुछ कचरा उसके अंदर है। 337 मीट्रिक टन कचरा ही नहीं है, ये तो उसका एक कुछ हिस्सा है। अभी भी कुछ जमीन के अंदर कचरा है, क्योंकि जो कचरा जिसको कहा जा रहा है वो एक तो वहाँ की मिट्टी है, दूसरा कीटनाशक अपशिष्ट जो वहाँ पे रखे हुए थे उस फैक्ट्री के दौरान जब काम चल रहा था, वो पदार्थ वहाँ पर रखे हुए हैं। उसके अलावा अगर देखा जाए तो कुछ और फैक्ट्री का ही सामान जो था, जो उत्पादन के समय उस वक्त काम लिया जाता था, क्योंकि जब गैस का रिसाव हुआ, ये पूरा जब हादसा गैस कांड हुआ उसके बाद से वहाँ ताला डाल दिया गया, पूरा सील कर दिया गया, और वहाँ तक जाने की किसी को अनुमति नहीं थी। लिहाजा जब से जो अभी तक 40 साल तक वो पूरा कचरा था वो वहाँ पर मौजूद था। तो लिहाजा अब वो शंका, वो डर, ये कह सकते हैं कि वो भय का माहौल, खासकर उन लोगों का सोचिए जो इस यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के आसपास रहते थे, जिनकी चतुर्थी और चौथी पीढ़ी ने इसका दंश झेला था, उसके लिए आज एक कल का दिन जो होगा ना वो बेहद सुहाना होने वाला है, वो एक राहत भरा होने वाला है।
बहुत बहुत आपका शुक्रिया आदित्य, इस बड़ी खबर को, और न सिर्फ मध्य प्रदेश की बड़ी खबर बल्कि ये पूरे देश के लिए एक बड़ी खबर है, इसको हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और आइए अब अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। नए साल के पहले दिन केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। विशेष बात है कि 2025 की पहली कैबिनेट किसानों के नाम रही। पीएम फसल बीमा योजना के आवंटन को बढ़ाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फर्टिलाइजर की कीमत में बीते वर्षों में काफ़ी बढ़त हुई है, लेकिन मोदी सरकार ने बढ़ी हुई कीमतों को बोझ किसानों पर न पड़े, ये सुनिश्चित करते हुए सब्सिडी दी है। इसके साथ ही डीएपी की पर्याप्त उपलब्धता भी देश भर में सुनिश्चित की गई है। तो साल के पहले दिन ही केंद्र सरकार ने किसान कल्याण से जुड़े फैसले लिए। नए साल के पहले ही दिन मोदी सरकार ने किसान हित में एक और बड़ा फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट में पीएम फसल बीमा योजना के आवंटन को बढ़ाकर 69,500 करोड़ रुपए से ज्यादा करने को मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीमा दावों का निपटान तेजी से करने के लिए 824.77 करोड़ रुपए की राशि के साथ नवाचार एवं प्रौद्योगिकी कोष के निर्माण को भी मंजूरी दी है। इस कोष का मकसद कृषि क्षेत्र में योजना के क्रियान्वयन में बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी के उपयोग से पारदर्शिता और दावों की गणना और निपटान में वृद्धि लाना है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसके एलोकेशन को एनहांस किया गया, 69,515 करोड़ किया गया। साथ ही साथ एक 800 करोड़ रुपीस का फंड क्रिएट किया गया है, जो कि फंड फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। बेसिकली किसानों के संबंधित मामलों में टेक्नोलॉजी का उपयोग करके और स्पेशली इंश्योरेंस में, बीमा में फास्टर असेसमेंट हो। क्रॉप डैमेज अगर हुआ है, एडवर्स वेदर के कारण कोई प्रॉब्लम आई है, तो उसका असेसमेंट फास्ट हो, क्लेम सेटलमेंट फास्ट हो। पीएम फसल बीमा योजना प्रीमियम के लिहाज से देश की तीसरी सबसे बड़ी बीमा योजना है। इस योजना का करीब 57% फायदा ओबीसी, एससी, एसटी और छोटे किसानों को मिलता है। बीते 8 वर्षों में बीमा दावों के रूप में किसानों को कुल 1,78,000 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं, जो कि उसके पहले के मुकाबले काफी ज्यादा है। मोदी सरकार ने डीएपी फर्टिलाइजर पर मिलने वाली सब्सिडी को भी आगे जारी रखने का फैसला किया है। किसानों को 50 किलोग्राम की डीएपी खाद की बोरी पहले की तरह 1,350 रुपए पर मिलती रहेगी। किसानों को डीएपी 50 किलो का बैग 1,350 रुपए में मिलेगा। अगर हम आस पड़ोस के देशों में देखें तो 1,350 रुपए पर 50 केजी बैग जो भारत में मिल रहा है, यही सेम क्वांटिटी डीएपी फर्टिलाइजर की पड़ोस के देशों में अगर आप देखोगे तो दिस विल बी मोर देन 3,000 रुपीज पर बैग। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फर्टिलाइजर की कीमत में बीते वर्षों में काफी इजाफा हुआ है, लेकिन मोदी सरकार ने बढ़ी हुई कीमतों का बोझ किसानों पर नहीं पड़ने दिया और इसको सुनिश्चित करने के लिए सब्सिडी दी गई। इसके साथ ही डीएपी की पर्याप्त उपलब्धता भी देश भर में सुनिश्चित की गई है। पीएम मोदी की अगुवाई में तीसरी बार केंद्र में सरकार बनने के बाद अब तक किसान हित में लिए गए फैसलों में कुल 6 लाख करोड़ की राशि किसानों के लिए मंजूर की जा चुकी है। तीसरी बार सरकार बनने के बाद पहला ही फैसला किसान सम्मान निधि की अगली किस्त जारी करने का था और अब 2025 की पहली कैबिनेट में भी किसानों के हित से जुड़े फैसलों से साफ है कि किसान मोदी सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता हैं। साथ ही कैबिनेट ने किसानों के हित में एक और बड़ा फैसला लिया। इसके तहत किसानों को 50 किलोग्राम डीएपी फर्टिलाइजर का बैग 1,350 रुपए में मिलेगा। शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। कैबिनेट में लिए गए किसान हितैषी फैसले का केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि पीएम फसल बीमा योजना के आवंटन को बढ़ाकर 69,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कर दिया गया है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 2024 में इस योजना के लिए 8 करोड़ आवेदन आए थे और 4 करोड़ लोगों को योजना का फायदा मिला था। आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को और मौसम आधारित फसल बीमा योजना को 2025-26 तक जारी रखने की स्वीकृति दी है, जिसमें कुल बजट
69,515 करोड़ 71 लाख रुपया होगा। और जोखिम का जो कवरेज है तो बुआई से लेकर कटाई तक इससे कवर किया गया है। पिछले साल 8 करोड़ से ज्यादा आवेदन किसानों के आए और 4 करोड़ से ज्यादा किसानों को इस योजना का लाभ मिला। किसानों का प्रीमियम योजना के प्रारंभ से कुल जमा हुआ लगभग 34,000 करोड़ रुपया और इसके बदले 1,70,000 करोड़ रुपया किसानों को क्लेम के रूप में मिला। मोदी सरकार के द्वारा पीएम फसल योजना के आवंटन बढ़ाने के फैसले का राजस्थान के शाहपुरा के किसानों ने स्वागत किया। सरकार हमारे लिए कई तरह की योजना चला रखी है, खाद भी मिल रहे हैं, डीएपी उसके अंदर छूट आ रही है। सरकार हमारे लिए अच्छा काम कर रही है। साल का 8,000 रुपया आ गया है, बहुत बढ़िया काम हो रही हो। हमारे लिए सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। पिछले 100 साल से हमारे को गेहूँ ये मतलब छोटे मोटे जो लाभ है जो मिल रहे हैं, ये सरकार और बहुत बढ़िया काम कर रही है। डीएपी काम में छोड़ दी थी जो हमारे लिए बहुत बढ़िया काम किया। कैबिनेट की बैठक में सरकार द्वारा किसानों के लिए किए गए फैसलों का बरेली के किसानों ने भी स्वागत किया है। किसानों का कहना है कि सरकार ने फसल बीमा योजना में सरकार द्वारा जल्दी सेटलमेंट करने और डीएपी की कालाबाजारी रोकने का फैसला काफ़ी सराहनीय फैसला लिया है। सरकार काम कर रही है, किसानों के हित में कर रही है और जो बीमा का पैसा पहले बहुत दिन मिल तो अब सही समय मिल जाए तो बाद में इस्तेमाल सही समय हो जाएगा और जैसे किसानों को बहुत लाभ मिला है, हम जैसे लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छा डीएपी पहले तो बहुत मुश्किल से मिलती, अब जो काला बाजारी रुक जाए तो जो वास्तव में जैसे ज़रूरत है वह आराम से मिल जाए और फसल अच्छी हो जाए करे। ये सारे फैसले किसानों के हित में हैं। इसमें जो किसान की फसल योजना है, फसल बीमा योजना है, उसकी राशि को बढ़ाया गया है। इस राशि की वजह से किसानों को जो नुकसान होता है फसलों में, जो प्राकृतिक रूप से या किसी अन्य कारणों से, उसकी भरपाई होने में बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। खाद का जो 1350 का जो कट्टे का मूल्य निर्धारित किया गया है, इससे जो है एक तो ब्लैक मार्केटिंग जो होती थी अब तक, क्योंकि जो खाद सरकार देती थी वो प्राइवेट दुकानों पे भी बिक जाती थी और उसकी जो है वो अवैध रूप से उस पर धन कमाई करते थे। फैसला जो हुआ है सरकार के बारे का, ये ठीक हुआ है, लोगों के हित का है। हम भी सारी फसलें करते हैं, धान गन्ना गेहूँ सारी फसलों का वो उठाते हैं। जो घोटाले डीएपी में पहले होते थे अब ये बंद हो जाएंगे और ये सरकार के काम बढ़िया रहा है। जो पहले की जो राशि थी उसमें बहुत बढ़ोतरी कर दी है। जो फसल बर्बाद हो जाती थी उसके सही तरीके से उसकी राशि नहीं मिल पाती थी किसान को, लेकिन अब वो श्योर है 100% उसको बढ़ोतरी करके ही किसान को मिलेगी। 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई पहली कैबिनेट बैठक में पीएम फसल बीमा योजना के आवंटन को बढ़ाने के फैसले का उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के किसानों ने भी स्वागत किया है। किसानों ने इसे केंद्र सरकार का बड़ा फैसला बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की और उन्हें धन्यवाद दिया। मोदी सरकार की केंद्रीय कमेटी की बैठक, जिसमें हम किसानों के लिए अहम फैसले केंद्र की मोदी सरकार ने किया है, जिसमें खाद की समस्या, किसान के बीमा और अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में बढ़ावा ना हो, जिसको लेकर के जो सरकार ने फैसला लिया है, हम किसानों के लिए बहुत हितकारी है। केंद्रीय सरकार ने आज एक अहम बैठक की है, उसमें किसानों को जो है काफ़ी छूट और जो है हर सुविधाएं दी गई हैं। उसमें बीमा योजना, खाद, डीएपी खाद और ये कई प्रकार के जो फैसले लिए गए हैं, उसके लिए जो है हम मोदी सरकार को धन्यवाद देते हैं। सरकार की नीतियों को हम सराहना करते हैं और जो है इसी तरीके से हर वर्ष जो है सुविधाएं बढ़ाएं। जो हम किसानों को नई सौगात मिली है, जैसे कि फसल बीमा योजना, डीएपी खाद, इस पे जोर दिया गया है, काफ़ी आवंटन जारी किया गया है। इसे हम किसानों को काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलेगा। हम मोदी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
नए साल के अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन सभी योजनाओं की समीक्षा की। इस मौके पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सभी योजनाओं को सही तरीके से निर्धारित समय पर पूरा करके देश में गरीबी मुक्त गांव बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गरीबी मुक्त भारत के सपने को साकार करने में ग्रामीण विकास मंत्रालय का ये प्रयास प्रमुख भूमिका निभाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अगले 1 महीने के कामकाज का लक्ष्य निर्धारित किया है। मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की जून 2024 से दिसंबर 2024 तक की उपलब्धियों को भी बताया, जिसके मुताबिक इस योजना को अगले 5 वर्षों के लिए अगस्त 2024 में विस्तार दिया गया है, जिसके तहत वित्त वर्ष 2024 से 2029 के लिए 2 करोड़ अतिरिक्त घरों के निर्माण का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्रता के नियमों में 3 बड़े बदलाव भी किए गए हैं, जिससे अतिरिक्त पात्र परिवारों को इस योजना का लाभ दिया जा सके। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली स्थित सहकारिता मंत्रालय में नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान अमित शाह ने कहा कि देश में सभी पैक्स को ऑर्गेनिक मिशन से जोड़कर ऑर्गेनिक उत्पादों को बढ़ावा देने का अभियान चलाना चाहिए। उन्होंने ऑर्गेनिक उत्पादों के स्रोत और उत्पादों की शुद्धता पर विशेष रूप से ध्यान देने का प्रमुखता से उल्लेख किया। अमित शाह ने कहा कि NCOL को अपने भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड के तहत किसानों से ग्राहकों तक प्रामाणिक जैविक उत्पादों की एक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला बनाने पर जोर देना चाहिए। उन्होंने ग्राहकों को शुद्ध प्रामाणिक जैविक उत्पाद बाजार में सुलभ हो सकें, इसमें NCOL को प्रत्येक भारत ऑर्गेनिक्स उत्पाद के बैच का अनिवार्य परीक्षण सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। साथ ही इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अमूल की डेयरियां और NDDB की संस्थाओं से जुड़े किसानों को भी ऑर्गेनिक खेती के लिए प्रोत्साहित करने की भी बात कही। इस अवसर पर सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल, सहकारिता मंत्रालय के सचिव आशीष कुमार भूटानी, सहकारिता मंत्रालय के अपर सचिव पंकज बंसल, नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मिनेश शाह और नाबार्ड के अध्यक्ष शाजी KV सहित मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। साल के पहले दिन खूब सर्दी पड़ रही है, लेकिन सियासत गर्म है। अब यहां की सियासत में चिट्ठियों के जरिए पैंतरेबाजी हो रही है। पहला दांव आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने चला और बीजेपी को लेकर एक शिकायती पत्र RSS को लिख दिया। भाजपा भी कहां पीछे रहती, उसने भी एक जवाबी चिट्ठी लिखी है। उसने केजरीवाल पर लगातार झूठ बोलने और भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे होने का आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल यूं तो पैंतरेबाजी के माहिर खिलाड़ी हैं, लेकिन जब से दिल्ली विधानसभा चुनाव की आहट हुई है, तभी से वे अपने पूरे रंग में नजर आ रहे हैं। साल 2025 की शुरुआत होते ही उन्होंने अपना एक नया पैंतरा चुनावी मैदान में फेंका है। भाजपा पर आरोप लगाते हुए एक चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी RSS को। भाजपा भी कहां पीछे रहती, उसने भी एक जवाबी चिट्ठी लिख दी। भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने ये चिट्ठी लिखी। उन्होंने पलटवार करते हुए केजरीवाल पर आबकारी नीति में गड़बड़ी और अनियमितता के आरोप लगाए हैं। पहला संकल्प है कि अरविंद केजरीवाल ये संकल्प लें कि आज नए वर्ष से वो अपने बच्चों की झूठी कसम खाना बंद करेंगे। दूसरा संकल्प हमने उन्हें कहा है कि वो ये भी संकल्प लें कि दिल्ली के बुजुर्गों को, माताओं को, बहनों को और दिल्ली के धार्मिक जनों को जो धोखा देने का काम वो कर रहे हैं, जो झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, उसके लिए भी वो क्षमा मांगे। तीसरा हमने उनसे कहा है कि दिल्ली के युवाओं को शराब के नशे में धकेलने की साजिश जो आपने की है, उसके लिए आपको दिल्ली से माफ़ी मांगनी चाहिए। चौथा हमने उनसे कहा है कि माँ यमुना की सफाई के नाम पर आपने करोड़ों रुपए का घोटाला किया है, दिल्ली को लूटने का काम किया, उसके लिए भी आपको माँ यमुना से माफ़ी मांगनी चाहिए। पांचवा हमने उनसे कहा है कि आप अपने राजनीतिक हित के लिए देश विरोधी ताकतों के साथ हाथ मिलाते हैं, उनसे राजनीतिक चंदा लेते हैं। भविष्य में ऐसा ना करने की आप शपथ लें। भाजपा को भी यही कहना चाहूंगी कि वो एक सकारात्मक राजनीति का परिचय देंगे इस साल। ये कामना करती हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी की फ्री बिजली, फ्री पानी, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा जैसे जनहित कल्याणकारी काम
वो अपने 20 राज्यों में भी जरूर अडॉप्ट करेंगे। दिल्ली का मौसम भले ही सर्द रहा, लेकिन राजनीतिक मौसम अपने पूरे शबाब पर रहा। कांग्रेस भी चिट्ठी विवाद में पीछे नहीं रही। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने भी केजरीवाल को निशाने पर ले लिया। केजरीवाल जी अपने गिरेबान में भी जरूर झांकें। जो कहते थे सिक्योरिटी नहीं चाहिए, वो आज एक पूरी सिक्योरिटी की लंबी फौज के साथ चलते हैं, छोटी गाड़ी से बहुत बड़ी गाड़ियों में चलने लगे हैं। तो ये सारी बातें ज़रूर दिल्ली की जनता देख रही है और सवाल इनके साथ भी वो लागू ज़रूर होते हैं। आरएसएस को लिखी चिट्ठी में केजरीवाल ने कभी वोटर लिस्ट का नाम काटने वाली बात तो कभी भाजपा के नेताओं द्वारा लोगों को पैसे देने के आरोप लगाए हैं। इसे राजनीति का तकाजा कहें या फिर केजरीवाल की खूबी, उन्हें दूसरों पर आरोप लगाकर भाग जाने के खेल में खूब मजा आता है। और ऐसे आरोपों को लेकर जब भी उन्हें कोई अदालत में खींच ले जाता है तो वहां वे माफी मांगकर बच निकलते हैं। फिलहाल चुनावी विशेषज्ञ आरएसएस को लिखी चिट्ठी को भी केजरीवाल पैंतरा ही मान रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वहीं दिल्ली में सियासी घोषणाओं का दौर जारी है। आपने देखा कि ग्रंथियों और पुजारियों को वेतन के वादे किए गए, लेकिन इमामों को 17 महीने से वेतन नहीं मिला है। महिलाओं को 2100 रुपये देने का वादा किया जा रहा है, लेकिन 1000 रुपये का पिछला वादा अभी अधूरा है। यानी पिछले वादों को पूरा करने की सुध छोड़कर नए नए वादों की बौछार हो रही है। बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आम आदमी पार्टी को 10 अधूरे वादों की याद दिलाई, तो आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों को खारिज किया। नया साल 2025 शुरू होते ही केजरीवाल को रिजोल्यूशन की नसीहत भाजपा ने दी। प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाए कि केजरीवाल सरकार का रंग गिरगिट जैसा है। जैसे गिरगिट रंग बदलता है, वैसे ही केजरीवाल अपने वादों को लेकर भी रंग बदलते हैं। 10 साल से ज्यादा हो गए दिल्ली की सत्ता केजरीवाल के पास है, लेकिन उनकी सरकार अपने 10 बड़े वादे भी नहीं पूरा कर पाई है। वहीं आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों को खारिज किया है और कहा कि भाजपा की बातों को जनता गंभीरता से नहीं लेती। केजरीवाल जी के दावे, एक बिजली के तार, दूसरा क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, तीसरा वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम, चौथा स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं, पांचवा पर्यावरण प्रदूषण, छठा गंदगी के ढेर, सातवां महिला सुरक्षा, आठवां कच्ची कॉलोनियों में बेसिक फैसिलिटीज और नवां झुग्गी झोपड़ी के लोगों को मकान और 10वां यमुना की सफाई। ये तो नहीं किया, मगर काम ऐसे अद्भुत किए हैं कि भारत की राजनीति में उदाहरण न मिले। जिन्होंने दिल्ली के अंदर स्ट्रीट लाइट्स लगाई, दिल्ली को आगे बढ़ाने का काम किया, 38 फ्लाईओवर नए बनाए, 100 किलोमीटर मेट्रो आगे बढ़ाए। आप उस केजरीवाल से सवाल पूछ रहे हैं, और सब कुछ के बावजूद जिन्होंने दिल्ली के बजट को मुनाफे में डाला, आप ऐसे केजरीवाल से सवाल पूछ रहे हैं। इनके ऊपर लोग हंसेंगे। केजरीवाल मंत्रिमंडल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए भाजपा ने कहा कि किसी सरकार का मुख्यमंत्री और उसके मंत्री भी जेल हुआएं तो ऐसे में विश्वसनीयता का संकट खड़ा हो जाता है। देखिए, नई राजनीति के लिए जो लोग आए थे, इन्होंने एक ऐसा उदाहरण दिया कि इनकी सरकार के मंत्री तो जेल में रहे, मंत्रियों को आपने बहुतों को देखा होगा, इनके पार्टी और सदन में टॉप पद पर बैठा हुआ हर व्यक्ति किसी न किसी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गया। मुख्यमंत्री के रूप में केजरीवाल जी, उप मुख्यमंत्री के रूप में सिसोदिया जी, और संसद में इनके नेता सदन संजय सिंह जी। संकट विश्वसनीयता का हो या फिर आरोप भ्रष्टाचार के, या बात हो झूठे वादों की, आम आदमी को इन्हीं मुद्दों पर विपक्षी दल जमकर घेर रहे हैं। फिलहाल ग्रंथियों और पुजारियों के वेतन के वादे पर भी विपक्षी दल कटाक्ष कर रहे हैं। सवाल पूछ रहे हैं कि 10 साल से केजरीवाल और उनकी पार्टी को इनकी याद क्यों नहीं आई। दूसरा ये कि वे ऐसे वादे मस्जिदों के मौलवियों के लिए भी कर चुके हैं, लेकिन पूरा नहीं कर पाए। यानी भ्रम, झूठ और फरेब का माया जाल केजरीवाल के साथ विपक्षी दल भाजपा और कांग्रेस दोनों यही आरोप लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दिल्ली भाजपा के सभी सांसद आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिले। केंद्रीय मंत्री से मिलकर उन्होंने दिल्ली में ट्रैफिक की समस्या का हल करने के लिए 4 सुझाव दिए।
सभी सांसदों ने दिल्ली में सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा किए कार्यों की सराहना की तो दिल्ली के विकास के लिए कुछ नई सड़कें और अंडरपास बनाने के भी सुझाव दिए। केंद्रीय मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी से जाकर के मिले तो हमने उनको 4 सुझाव दिए हैं। 4 हमारी डिमांड है केंद्र सरकार से, नितिन जी से। एक, जब हम एयरपोर्ट से शिव मूर्ति से दिल्ली की तरफ आते हैं तो कई बार 1-1 घंटा लगता है, ट्रैफिक जाम और पोल्यूशन दोनों बढ़ते हैं। वहां से शिव मूर्ति से लेकर के नेल्सन मंडेला मार्ग तक एक टनल का प्रपोजल हमने दिया है, जिसके कारण से जो 1 घंटे का समय अभी लगता है वो 7-8 मिनट में पूरा होगा। राष्ट्रीय राजधानी को यातायात और प्रदूषण की समस्या से निजात दिलवाने के लिए भाजपा के सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की है और उन्हें 4 नई परियोजनाओं को लेकर पत्र सौंपा है। वहीं इस पर भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि हमने दिल्ली में प्रदूषण और यातायात की समस्या को हल करने के लिए 4 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का प्रस्ताव नितिन गडकरी को सौंपा। इन परियोजनाओं में सुरंग निर्माण, एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी और नए मार्गों का निर्माण शामिल है, जो दिल्ली के परिवहन नेटवर्क को बेहतर बनाने और शहर में यातायात की भीड़ को कम करने में सहायक होंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा दिल्ली के उर्दू पार्क में दिल्ली सरकार द्वारा संचालित आश्रय गृहों का निरीक्षण किया गया। कुछ लोग रात्रि आश्रय गृहों को स्थायी निवास के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियांक कानूनगो ने इस समस्या पर दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के सीईओ को पत्र लिखकर चिंता जताई है। संभल में खुदाई का काम जारी है। संभल में खुदाई के दौरान एएसआई को नित नई जानकारियां और पुरातात्विक महत्व के अवशेष मिल रहे हैं, लेकिन संभल में सियासत नित नए रंग बदल रही है। सियासत के लिहाज से बेहद मुफीद हो चुके संभल में रहनुमाई को लेकर भी राजनीतिक दलों में होड़ लगी हुई है। इसके लिए विवाद का केंद्र बनी है जामा मस्जिद के पास बन रही पुलिस चौकी। संभल में चंदौसी के लक्ष्मणगंज इलाके में मिली सदियों पुरानी बावड़ी पर खुदाई का काम जारी है। अब यहां जमीन के नीचे दबा ढांचा साफ नजर आने लगा है। संभल में खुदाई के दौरान एएसआई को नित नई जानकारियां और पुरातात्विक महत्व के अवशेष मिल रहे हैं, लेकिन संभल में सियासत के भी नए रंग रोज देखने को मिल रहे हैं। दरअसल जामा मस्जिद में 24 नवंबर को हुए उपद्रव के बाद ही एक पुलिस चौकी बनाने का निर्णय प्रशासन द्वारा लिया गया था। अब इस फैसले पर विवाद खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी समेत विपक्ष के कुछ नेता इसे साजिश करार दे रहे हैं। वे कह रहे हैं कि मस्जिद के इतने नजदीक पुलिस चौकी की जरूरत ही क्या है। ओवैसी का दावा है कि यह जमीन वक्फ बोर्ड की है, लेकिन संभल प्रशासन का कहना है कि उनके पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। संभल में हो या जहाँ जहाँ उत्तर प्रदेश में मुस्लिम इलाके हैं, वहाँ पर आप स्कूल बनाइए ना, अस्पताल बनाइए। वहाँ पर पुलिस स्टेशन, पुलिस आउटपोस्ट, शराब खाने तो आप बहुत खोल चुके हैं मुस्लिम इलाकों में, इसकी जरूरत ही नहीं है। सत्याव्रत पुलिस चौकी का निर्माण वर्तमान में चल रहा है। हमारे पास कुछ दस्तावेज आए हैं। एक तो वो दस्तावेज रजिस्टर्ड नहीं है और दूसरा जो प्रभावित व्यक्ति या जो विधिक पक्षकार है वो हमारे समक्ष उपस्थित नहीं है। उनकी हमने जांच की, उनके अंदर कोई तर्कसंगता या किसी प्रकार का कोई सही जो सामग्री है या दस्तावेज है वो हमें नहीं मिले। यदि कोई व्यक्ति आता है हमारे पास तो नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। हालांकि पुलिस चौकी का विरोध कर रहे सियासतदान यह नहीं बता पा रहे हैं कि सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिहाज से बनाई जा रही पुलिस चौकी से किसी को क्या परेशानी हो सकती है। लेकिन इस पूरे मामले में ये तो तय है कि सियासत के लिहाज से बेहद मुफीद हो चुके संभल में रहनुमाई को लेकर भी होड़ लगी हुई है। सपा तो कतार में है ही, ऐसे में ओवैसी की AIMIM क्यों पीछे रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विश्वास जताया कि साल 2025 में भारत वैश्विक जैव प्रौद्योगिकी क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और मोदी सरकार 3.0 द्वारा लाई गई देश की पहली जैव प्रौद्योगिकी नीति BIO-E3 ने इसके लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया है। डीडी न्यूज़ के वरिष्ठ संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण ने लगातार नवाचार और तकनीकी उन्नति को प्राथमिकता दी है, जिससे भारत वैश्विक जैव प्रौद्योगिकी महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। ये खास बातचीत देखिए। हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। सर, डीडी न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अमरेंद्र जी, धन्यवाद। सर, जिस तरह से अगर बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की, तो विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर सरकार लगातार काम कर रही है और 2024 आपके विभाग यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी कई अभूतपूर्व उपलब्धियों के लिए याद किया जाएगा। सर, सबसे पहले अगर ओवरऑल मैं उपलब्धियों की बात करूं तो इस पूरे साल को आप कैसे देख रहे हैं? जैसा कि आपने स्वयं कहा अपने आरंभिक वाक्यों में, गत 10 वर्षों में जिस प्रकार की प्राथमिकता विज्ञान, प्रौद्योगिकीकरण, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप्स को हासिल हुई है, शायद ऐसे पहले कभी ना थी। और उसका शायद ये भी कारण हो सकता है कि पिछली सरकारों की ये प्राथमिकता में था भी नहीं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की एक बड़ी फ्यूचरिस्टिक विजन है, दूरअंदेशी है, और वो स्वयं भी समझते हैं और अपने देशवासियों को सदा जागरूक भी करवाते रहते हैं कि आने वाले समय में जितनी भी प्रगति, जितनी भी ग्रोथ, जितना भी विकास होगा दुनिया भर में, वो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन आधारित होगा। और चूंकि अब भारत लगभग प्रथम श्रेणी के देशों में आन करके खड़ा हो गया है और जैसे लक्ष्य रखा गया है विकसित भारत 2047 का, तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उसकी सिद्धि के लिए, उस शिखर पटल पर पहुंचने के लिए अनिवार्य है कि हम भी उन्हीं मान्यताओं का, मापदंडों का और चुनौतियों को उन पर पूरा उतरने का उसी तरह की अपनी रणनीति बनाए जैसे कि अन्य देशों ने। यानी अगर हमारा कंपटीशन ग्लोबल है तो हमारे बेंचमार्क्स भी ग्लोबल होंगे, बेंचमार्क्स ग्लोबल है तो हमारी स्ट्रैटेजी भी ग्लोबल होगी, और स्ट्रैटेजी ग्लोबल है तो हमारे पैरामीटर्स भी ग्लोबल होंगे। और उसी सोच को लेकर के अगर आप विशेषकर सन 2024 की बात करें, जो अभी हाल ही में कल ही समाप्त हुआ है, एक तो बड़ा सुखद संयोग था कि 2024 का आगाज़ जब हुआ तो खबरों में जो सबसे नुमाया, सबसे प्रमुखता से जो खबरें छपी वो विज्ञान को लेकर के थी। उस समय वो अंतरिक्ष का आदित्य हुआ था, जो पहला ऐसा मिशन था जो सूरज की खोज को निकला था, सूरज के रहस्यों की खोज को, और भारत चंद एक उन देशों में था जिन्होंने ये प्रयास किया था। और जब वो ये साल समाप्त होने को आया तो 30 तारीख को भी स्पेडेक्स, जो डॉकिंग अनडॉकिंग का मिशन था, वो रहा। लेकिन उससे हट करके, क्योंकि उसकी चर्चा तो पिछले गत 3-4 दिनों में होती रही, हम ये ना भूलें कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत सारी पुरानी बंदिशों को तोड़ करके विज्ञान और प्रौद्योगिकीकरण के क्षेत्र को उन पिछले बंधनों से मुक्त करके एक खुली फिजा में विकसित होने का अवसर दिया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आज भारत जो दुनिया भर की जो चुनौतियां हैं, न सिर्फ उसको सामना कर रहा है बल्कि आज लीड करने की क्षमता में भी पहुंच गया है। सर, 25 और आगे के फ्यूचर में इस क्षेत्र को आप किस तरह से देख रहे हैं? सर, दूसरे देशों की तुलना में हमें कुछ एडवांटेजेस हैं। एक तो ये कि वी आर अमंग द फर्स्ट इनिशिएटर्स। जैसे मैंने कहा कि बायोटेक्नोलॉजी की पॉलिसी अभी दूसरे देशों ने भी सोचा नहीं, हमने रोल आउट कर दी, हमने इस पर काम भी शुरू कर दिया मिशन मोड पर। और दूसरा ये भी कि हमारे पास इसका बहुत बड़ा रिसोर्स है, हिमालय भी है, समुद्र तट भी है, और ये सारे बायोडाइवर्सिटी को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो हमारा जो कुदरती रिसोर्स जो हमें उपलब्ध है, उसके साथ अगर जोड़ दिया जाए जो सरकार की तरफ से पहल की गई है, तो मुझे लगता है कि हम अगले बाकी देशों की तुलना में एक कदम आगे रहेंगे, उनको बल्कि बहुत सारी बातों में अपनी सीख दे सकेंगे, जैसे कि आज अंतरिक्ष के क्षेत्र में दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जिनका साफ तौर पर मानना है कि जिस तरह से लगातार 2014 से मोदी सरकार ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर रही है, इस दौर में देश ने कई आमूल परिवर्तन करते हुए कई उपलब्धियां हासिल की हैं।
विदेश मंत्री एस जयशंकर कतर के दौरे पर हैं। उन्होंने दोहा में कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी से मुलाकात की। उन्होंने एक्सपोस्ट में कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से मुलाकात पर खुशी जताई। उन्होंने लिखा कि 2025 में ये उनकी पहली कूटनीतिक मुलाकात है। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग की सार्थक समीक्षा की गई और हालिया क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर व्यापक चर्चा हुई। वर्ष 2024 के दौरान संसदीय कार्य मंत्रालय ने कई उपलब्धियां हासिल की और संसद के दोनों सदनों और सरकार के बीच महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करते हुए कई कदम उठाए हैं। संसदीय कार्य मंत्रालय ने 2024 की वार्षिक समीक्षा में बताया कि बीते साल के दौरान संसद के दोनों सदनों से 16 विधेयक पारित किए गए। एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए संविधान का 129वां संशोधन विधेयक और वक्फ संशोधन बिल 2024 जेपीसी को भेजा गया। वहीं 26 नवंबर को संविधान अपनाने की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई और संविधान सदन में संविधान दिवस पर विशेष समारोह का आयोजन भी किया गया। साथ ही संविधान की 75 वर्ष की गौरवशाली यात्रा पर दोनों सदनों में विशेष चर्चा भी हुई। इसके अलावा सरकार के 100 दिन के एजेंडे के हिस्से के रूप में 6 नई पहल की शुरुआत की गई। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के जनजातीय छात्रों के लिए राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता शुरू की गई। स्वच्छता के लिए विशेष अभियान 4.0 और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण अभियान भी चलाया गया। पंद्रह जनवरी 2025 को भारत के इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन ये बनने जा रहा है। भारतीय नौसेना इसी दिन अपने 3 अग्रिम बेड़े नीलगिरी, सूरत और वागशीर को नौसेना डॉकयार्ड मुंबई में एक साथ नौसेना में शामिल करने की तैयारी कर रही है। यह ऐतिहासिक घटना भारतीय नौसेना की लड़ाकू क्षमता को महत्वपूर्ण बढ़ावा देगी। साथ ही स्वदेशी जहाज निर्माण में देश की मजबूत स्थिति को रेखांकित करेगी। तीनों प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL मुंबई में डिजाइन और निर्मित किया गया है, जो रक्षा उत्पादन के महत्वपूर्ण क्षेत्र में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता का प्रमाण है। नीलगिरी में अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से महत्वपूर्ण स्टील्थ फीचर्स और कम रडार सिग्नेचर शामिल हैं। आधुनिक सुविधाओं से लैस नीलगिरी और सूरत दिन और रात दोनों ही समय संचालन के दौरान कई हेलीकॉप्टरों का संचालन कर सकते हैं। इन जहाज़ों में महिला अधिकारियों और नाविकों की एक बड़ी संख्या का सहयोग करने के लिए विशेष व्यवस्था भी शामिल है, जो फ्रंटलाइन लड़ाकू भूमिकाओं में लैंगिक समावेशन की दिशा में नौसेना के प्रगतिशील सोच को दिखाती है। वागशीर दुनिया की सबसे शांत और बहुमुखी डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों में से एक है। इसे एंटी सरफेस वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, खुफिया जानकारी जुटाने, क्षेत्र की निगरानी और विशेष अभियानों सहित कई तरह के मिशनों को अंजाम देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वायर गाइडेड टॉर्पीडो, एंटी शिप मिसाइलों और उन्नत सोनार प्रणालियों से लैस पनडुब्बी में मॉड्यूलर निर्माण भी है, जिन्हें भविष्य में अपग्रेड भी किया जा सकता है। देश भर में नक्सलियों के सरेंडर करने का सिलसिला जारी है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली पुलिस मुख्यालय में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने तारक्का सिदाम समेत 11 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुलिस स्टेशन है, क्योंकि इस क्षेत्र में माओवादियों का वर्चस्व था और हमारी पुलिस ने इस क्षेत्र में माओवादियों के प्रभुत्व को ध्वस्त करके अपनी चौकी स्थापित की है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र का विकास भी किया जा रहा है। यहाँ एक सड़क बनाई जा रही है जो हमें छत्तीसगढ़ से जोड़ेगी। इसके अलावा क्षेत्र में मोबाइल टावर भी लगाए जा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण इस प्रकार का पुलिस स्टेशन है, क्योंकि इस इलाके में पूरे तरीके से माओवादियों का डोमिनेंस था। उस डोमिनेंस को ख़त्म करते हुए और जो नक्सलियों ने अपना स्मारक तैयार किया था उसको समाप्त करते हुए हमारी पुलिस ने यहाँ पर अपना आउटपोस्ट तैयार किया हुआ है और एक नया रास्ता भी खोल दिया है, जिसको वाइड किया गया है। आने वाले दिनों में इसको पूरी तरीके से रोड के रूप में डेवलप किया जाएगा। इससे हमारी छत्तीसगढ़ के साथ कनेक्टिविटी तैयार हो जाएगी और विशेष रूप से यहाँ के लोगों को जो सुविधाएं हैं वो देने में आसानी होगी। मोबाइल के टावर्स भी बन रहे हैं और यहाँ पर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन मिलकर
साथ में लोगों के लिए योजनाएं लाते हैं तो योजनाएं लोगों तक पहुंचाने में बहुत आसानी होगी। दिल्ली पुलिस की दक्षिण पश्चिम जिले की एंटी स्नैचिंग सेल ने दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे 11 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक पकड़े गए सभी 11 अवैध प्रवासियों को FRRO यानी विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय के माध्यम से बांग्लादेश भेज दिया गया है। तो बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ने में सफलता मिली है। दिल्ली पुलिस को ये एक बड़ी सफलता मिली है। उत्तर प्रदेश कैडर के 1995 बैच के IAS अधिकारी भुवनेश कुमार ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने केंद्र और अपने कैडर राज्य उत्तर प्रदेश में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। ये प्राधिकरण भारतीय नागरिकों को आधार कार्ड बनाने और इससे जुड़े हुए काम करता है। आधार कार्ड भारत सरकार द्वारा भारत के नागरिकों को जारी किया जाने वाला पहचान पत्र है। इसमें 12 अंकों की एक विशिष्ट संख्या होती है। ये संख्या भारत के प्रत्येक व्यक्ति की पहचान और पते का प्रमाण होती है। दिसंबर के महीने में GST कलेक्शन बढ़कर 4,77,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये लगातार 10वां महीना है जब GST कलेक्शन का आंकड़ा 1,70,000 करोड़ रुपए से अधिक है। सरकार ने 1 जनवरी 2025 को ये आंकड़े जारी किए हैं। इसके पहले दिसंबर 2023 में GST कलेक्शन से सरकार के खजाने में 1,65,000 करोड़ रुपए आए। इसके अलावा ग्रोथ की रफ्तार पिछले 3 महीनों में सबसे धीमी रही। आंकड़ों के अनुसार केंद्रीय GST कलेक्शन 32,836 करोड़ रुपए, राज्य GST का 40,499 करोड़ रुपए, इंटीग्रेटेड GST का कलेक्शन 47,783 करोड़ रुपए और सेस 11,471 करोड़ रुपए रहा। घरेलू लेन देन से GST 8.4% बढ़कर 1,32,000 करोड़ रुपए हो गया, जबकि आयात पर टैक्स से रेवेन्यू लगभग 4% बढ़कर 44,268 करोड़ रुपए हो गया। देश में वित्त वर्ष 2024-25 में कुछ प्रमुख खनिजों के उत्पादन में मजबूत वृद्धि देखी गई है। मूल्य के हिसाब से कुल MCDR खनिज उत्पादन में लौह अयस्क का हिस्सा 69% है। वित्त वर्ष 2023-24 में लौह अयस्क का उत्पादन 274 मिलियन मीट्रिक टन था। लौह अयस्क का उत्पादन वित्त वर्ष 2023-24 में 177.2 MMT था। यह आंकड़ा वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़कर 182.6 MMT हो गया है। मैग्नीज अयस्क का उत्पादन पिछले वर्ष के 2.1 MMT से 9.5% बढ़कर 2.3 MMT हो गया है। वहीं क्रोमाइट का उत्पादन पिछले वर्ष के 1.8 MMT से 11.1% बढ़कर 2 MMT हो गया है। बॉक्साइट का उत्पादन पिछले वर्ष के 14.6 MMT से 8.9% बढ़कर 15.9 MMT हो गया है। साथ ही गैर लौह धातु क्षेत्र में एल्यूमिनियम उत्पादन में 1.1% की वृद्धि दर्ज की गई है। रिफाइंड कॉपर का उत्पादन 9.2% बढ़कर 3.16 LT से 3.45 LT हो गया है। तंबाकू उद्योग को बढ़ावा देने के लिए तंबाकू बोर्ड ने कई कदम उठाए हैं। इनमें घरेलू और निर्यात दोनों मांगों को पूरा करने के लिए फसल के योजना और उत्पादन के रेगुलेशन को शामिल किया गया है। बोर्ड ने तंबाकू आयातक देशों के मानकों को पूरा करने के लिए किसानों को सहायता प्रदान की है। बोर्ड की प्राथमिक भूमिका सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करना, तंबाकू किसानों के लिए उचित और लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना और निर्यात को बढ़ावा देना है। तंबाकू बोर्ड ने FCV तंबाकू के लिए एक IT सक्षम इलेक्ट्रॉनिक नीलामी प्रणाली लागू की है। इसके अलावा भारत के तंबाकू निर्यात को बनाए रखने और उसमें सुधार करने के लिए निर्यात प्रोत्साहन गतिविधियां चलाई जा रही हैं। तंबाकू किसानों के लिए कल्याणकारी उपाय भी शामिल किए गए हैं। ज़रूरत के समय में आसान अनुदान और ऋण के रूप में वित्तीय राहत प्रदान की जा सकती है। चीन के बाद भारत दुनिया में तंबाकू का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। 2023-2024 के दौरान भारत ने 12,000 करोड़ रुपए का तंबाकू निर्यात किया है। साल के पहले दिन महाकुंभ 2025 में श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़े का नगर प्रवेश हुआ।
इस दौरान श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा ने धूमधाम से नगर प्रवेश कर महाकुंभ छावनी में प्रवेश किया। साथ ही श्रद्धालुओं ने अखाड़े के इष्ट देवता भगवान गणेश के भी दर्शन किए। इस नगर प्रवेश का नेतृत्व जाने माने कलाकार राजेंद्र तिवारी ने किया। प्रयागराज की तपोभूमि पर विश्व का सबसे बड़ा महाकुंभ 2025 प्रारंभ हो चुका है और आज मैं उस जो भरे है कुंभ का उसको अपने सर के माथे बना के रखते पूरे विश्व को एक संदेश के साथ कि प्रयागराज की पावन भूमि वो भूमि है यहाँ पर जो आता है माँ त्रिवेणी में स्नान करता है वो कर जाता है। हमारे अपने भंडारों में और इसका इस्तेमाल न करके इनके कुल्हड़ कागज के कप प्यास का प्रयोग करें जिससे पूजा के घर से साफ स्वच्छ बना रहे और माँ गंगा करते मिलते रह सके। राजेंद्र कुमार। नए साल 2025 का आगाज हो चुका है। ये साल खेलों के लिहाज से अहम होगा। इस साल की शुरुआत जहां खो खो विश्व प्रतियोगिता के साथ होगी तो वहीं राष्ट्रीय खेल खेलो इंडिया यूथ गेम्स के साथ हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन, एथलेटिक्स और टेनिस सहित अन्य खेलों में भी खिलाड़ी मैदान पर उतरेंगे। एक नज़र डालते हैं इस साल आयोजित होने वाले प्रमुख खेल आयोजनों पर। नए साल 2025 का आगाज हो चुका है। ये साल खेलों के लिहाज से बेहद अहम होगा। एक नजर डालते हैं इस साल आयोजित होने वाले प्रमुख खेल आयोजनों पर। पिछले साल 28 दिसंबर से शुरू हुए पुरुष हॉकी इंडिया लीग भी नए साल में प्रवेश कर चुकी है। टूर्नामेंट के मुकाबले जारी हैं, जिसका फाइनल मुकाबला 1 फरवरी को खेला जाएगा। यह साल स्वदेशी खेल खो खो के लिहाज से अहम होगा। पहली बार आयोजित हो रहे खो खो विश्व कप का आयोजन 13 जनवरी से 19 जनवरी तक दिल्ली में होगा। साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत 6 जनवरी को होगी, जो कि 26 जनवरी तक खेला जाएगा। इसके अलावा 14 से 19 जनवरी तक नई दिल्ली में इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट खेला जाएगा। वहीं इस साल राष्ट्रीय खेलों 2025 का आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी तक उत्तराखंड में होगा। अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 18 जनवरी से 2 फरवरी के बीच खेला जाएगा। इस साल चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन 19 फरवरी से 9 मार्च तक होगा। 10 से 11 मार्च के बीच विश्व एथलेटिक्स रिले खेला जाएगा। ऑल इंग्लैंड ओपन के मुकाबले 11 से 16 मार्च के बीच खेले जाएंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स और खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन अप्रैल में बिहार में होगा। IPL 2025 के मुकाबले 14 मार्च से 25 मई के बीच खेले जाएंगे। 17 से 25 मई के बीच विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप खेला जाना है। साल का दूसरा ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन 19 मई से 8 जून के बीच खेला जाएगा। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 11 से 15 जून के बीच होगा। 14 जून से 13 जुलाई के बीच फीफा क्लब विश्व कप में दुनिया की बेहतरीन टीमें मैदान पर उतरेंगी। वहीं 30 जून से 13 जुलाई के बीच तीसरा ग्रैंड स्लैम विंबलडन खेला जाएगा। 5 से 29 जुलाई के बीच फीडे महिला शतरंज विश्व कप खेला जाएगा। 12 जुलाई से 2 अगस्त तक कॉनमबॉल कोपा अमेरिका के मुकाबले खेले जाएंगे। साल के चौथे ग्रैंड स्लैम US ओपन का आगाज 25 अगस्त को होगा, जो कि 7 सितंबर तक चलेगा। 25 से 31 अगस्त के बीच विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप आयोजित होगा। महिला वनडे क्रिकेट विश्व कप का आयोजन सितंबर-अक्टूबर में होगा। डायमंड लीग फाइनल 27 से 28 अगस्त को खेला जाएगा। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप और विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन सितंबर में होगा। फीफा अंडर 20 विश्व कप 27 सितंबर को शुरू होगा। 1 से 10 अक्टूबर के बीच विश्व वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप खेला जाएगा। नवंबर में विश्व राइफल और पिस्टल चैंपियनशिप और सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन होगा। दिसंबर में हॉकी जूनियर विश्व कप का आयोजन होना है। वहीं 21 दिसंबर से अफ्रीका कप ऑफ नेशंस की शुरुआत होगी। ऐसे में 2025 खेलों और खिलाड़ियों के लिए खास होने वाला है। वहीं यह साल खेल प्रेमियों के लिए भी रोमांच से भरपूर होगा। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। और अब एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबर। अमेरिका के न्यू ऑरलियंस में एक कार भीड़ को रौंदते हुए लोगों के बीच घुस गई। इस हादसे में कम से कम 10 लोगों की मौत हुई है और करीब 30 लोग घायल हुए हैं। यह हादसा उस वक्त हुआ जब एक शख्स ने न्यू ऑरलियंस के फ्रंट क्वार्टर के बॉर्बन स्ट्रीट में कार को भीड़ के ऊपर चढ़ा दिया।
ये घटना तब हुई जब यहां लोग नए साल का जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में मौजूद थे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।